नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। आज की इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के मिक्स प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। यानी कि आज की इस क्लास में लगभग 70 से 80 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी टॉपिक के मिक्स प्रश्न होने वाले हैं। और प्रश्न वही है जो कहीं ना कहीं विगत वर्षों में टीएट की एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के टॉप प्रश्न की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आप लोगों को बताना है जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक दिशीय होता है, चक्रीय होता है, द्विदिशीय होता है, या फिर यदि देखा जाए तो अनियमित होता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की यदि बात करें हम, तो पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, पहली बात तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो जीव जंतु होते हैं उनके आसपास के जो वातावरण है उसके साथ उनका जो संबंध होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ठीक, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, यदि आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा के प्रवाह का नियम। किसका नियम? ऊर्जा के प्रवाह का नियम किसने दिया था? ये ऊर्जा के प्रवाह का नियम जो दिया था वो दिया था सही साठ लिंडमैन नामक व्यक्ति ने। ठीक, लिंडमैन नामक व्यक्ति ने दिया था ये। यानी कि लिंडमैन नामक व्यक्ति ने ऊर्जा के प्रवाह का, या यूं भी कह सकते हैं कि 10% का नियम जो दिया था वो लिंडमैन साहब ने दिया था। इन्होंने कहा था कि ऊर्जा का केवल कहीं ना कहीं यदि आप देखेंगे अगली पीढ़ी में केवल 10% हस्तांतरण होता है, बाकी 90% ऊर्जा जो है वो स्वयं के लिए यूज होती है। ठीक, और दूसरी बात इन्होंने बताया था कि ऊर्जा जो होती है ना तो नष्ट होती है, ना इसका कहीं ना कहीं यदि हम देखें बनाई जा सकती है। केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं यदि हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को गढ़ने का श्रेय किसने दिया था? तो ये दिया था एजी टांसले। एजी टांसले ये वो साहब है जिन्हें कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? शेर, घास, हिरण, कवक। यहां पर बात हो रही है प्राथमिक उपभोक्ता। पहली चीज तो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि जब हम पढ़ते हैं पर्यावरण तो इसमें 2 से 3 चीज आपको पता होना चाहिए। पहली चीज क्या होती है? एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं उत्पादक। ठीक, दूसरी चीज जो होती है बच्चों वो होती है उपभोक्ता, और तीसरी चीज जिसे हम बोलते हैं प्यारे साथियों वो होता है अपघटक। तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं। उत्पादक कौन होते हैं? जो एक तरीके से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। स्वयं भोजन का निर्माण जो करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे वो होते हैं उत्पादक। ठीक, उपभोक्ता कौन होते हैं? जो इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधों को खाने का काम करते हैं वो होते हैं उपभोक्ता। और अपघटक कौन होते हैं? तो जो उपभोक्ता का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं अपघटक। तो यहां पर बात हो रही है प्राथमिक उपभोक्ता की। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिरण जो है एक तरीके से क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। भैया घास क्या है? तो घास उत्पादक के रूप में है आपके सामने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का ह्रास किस रूप में होता है? तो उष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। अभी ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया कि जो ऊर्जा होती है कभी भी समाप्त नहीं होती है। ऊर्जा जो है इसका क्या होता है, हमेशा रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ठीक, तो ऊर्जा का ह्रास किस रूप में होता है? तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्मा के रूप में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पहली चीज तो जैव विविधता क्या है? तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। और हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? ये हमारे मोबाइल में पाया जाने वाला हॉटस्पॉट नहीं है प्यारे साथियों। हॉटस्पॉट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होती है, जहां पर यदि हम बात करें सर्वाधिक जैव विविधता होती है। क्या होती है? सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी जिस क्षेत्र में होती है उसे बोलते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र। तो ये उच्च जैव विविधता और उच्च स्थानिकता में, निम्न जैव विविधता और उच्च स्थानिकता, उच्च जैव विविधता और निम्न स्थानिकता, या निम्न जैव विविधता और निम्न स्थानिकता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च जैव विविधता और उच्च स्थानिकता वाले क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में यदि देखें तो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है ये हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है। वहीं जो इंडो बर्मा का जो क्षेत्र है, इंडो बर्मा, ये भी प्यारे साथियों कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे तो ये किसका क्षेत्र है? ये भी हॉटस्पॉट का क्षेत्र है। और एक हिमालय वाला जो क्षेत्र है ये भी यदि आप देखोगे तो ये किसका क्षेत्र है? हॉटस्पॉट का क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, रामसर स्थल संबंधित है वन्य जीव अभ्यारण्य से, आर्द्र भूमि से, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से, या राष्ट्रीय उद्यान से? प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है आप लोगों के सामने वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामसर स्थल का जो संबंध है वो है आर्द्र भूमि से।
किससे है? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि को लेकर 2 फरवरी को दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्द्र भूमि दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। दूसरी बात, रामसर कहाँ का शहर है बच्चों? तो रामसर ईरान का एक शहर है जो आर्द्र भूमि को के लिए एक लिस्ट जारी करता है। दूसरी बात, रामसर जो शहर है यहाँ पर 1971 में एक सम्मेलन होता है जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजाति है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रजाति है जो लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन है बाघ, गाय, कुत्ता, चूहा। तो देखो आप सब लोग जानते हैं गाय भी बहुत मात्रा में है, चूहा भी है, कुत्ता भी है, लेकिन बाघ की प्रजाति की यदि हम बात करें तो लुप्त प्राय प्रजाति में है। और लुप्त प्राय प्रजाति घोषित करने वाला संस्थान कौन सा है? तो इसको घोषित करने वाला संस्थान है IUCN। IUCN के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है जो कि है रेड लिस्ट। ये एक लिस्ट जारी करती है जो ये बताती है कि कौन से जीव जंतु, कौन से पेड़ पौधों की संख्या कितनी मात्रा में है, और जो ज्यादा ही एक संकटग्रस्त प्रणाली के अंतर्गत आते हैं उन्हें इस लिस्ट में जारी कर देते हैं। बाघ, जो कि आप सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर ही एक योजना स्टार्ट की गई थी, टाइगर प्रोजेक्ट। आप लोगों को पता होना चाहिए, बाघों के संरक्षण के लिए ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जो कि समथिंग 1972 में की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, CO2, SO2 और NOx और 3 मीथेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? जो यूट्रोफिकेशन होता है ये किसके कारण होता है? जल में अत्यधिक पोषक तत्वों के कारण, वायु में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, मृदा में अत्यधिक लवण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो यूट्रोफिकेशन की यदि हम बात करें तो यूट्रोफिकेशन ज्यादा से ज्यादा होता है किसके कारण? जल में अत्यधिक पोषक तत्व होते हैं तो उसके कारण यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण होता है? ओजोन परत जो है, पहली बात, ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो ओजोन परत प्यारे साथियों ये पाई जाती है समताप मंडल में। कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरी बात, ओजोन परत की यदि हम बात करें तो इसको लेकर एक दिवस मनाया जाता है जो कि 16 सितंबर को। वहीं ओजोन परत की यदि हम बात करते हैं इसको मापने की जो इकाई है वो कहलाती है डॉप्सन। ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो कौन सी है? डॉप्सन है। और इसका जो नुकसान होता है वो कौन सी गैस से होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हालांकि CO2 वगैरह से भी होता है लेकिन ज्यादातर जो होता है वो CFC से होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस। जो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल को एकदम गर्म करने में जो योगदान देने वाली गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जैव विविधता से, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण, वन संरक्षण। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करना। क्योटो कहां का शहर है? तो क्योटो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योटो जापान का एक शहर है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का दहन, औद्योगिकरण, उपरोक्त सभी। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है एक तरीके से वायुमंडल का गर्म होना। वायुमंडल जो गर्म होता है वो किसके कारण? वनों की कटाई के कारण भी होता है, औद्योगिकरण के कारण भी होता है, और जो जीवाश्म ईंधन है इनको जलाने के कारण भी होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन है? देखिए 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो क्षय होता है, ठीक, और दूसरा जो होता है वो होता है अक्षय। क्षय का मतलब वो होता है जो समाप्त हो सकता है। जो क्या हो सकता है प्यारे साथियों? जो नष्ट हो सकता है, या फिर जिसकी हम बात करें जो समाप्त हो सकता है वो होता है क्षय। अक्षय का मतलब जो होता है जो समाप्त नहीं हो सकता, जो समाप्त नहीं हो सकता उसे हम कहीं ना कहीं बोलेंगे अक्षय। तो यहां पर उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि अक्षय संसाधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर ऊर्जा। क्योंकि सौर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? सूर्य, और सूर्य से आने वाला प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस खत्म हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण, वन संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, मृदा संरक्षण। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन संरक्षण। जो चिपको आंदोलन है इसकी यदि हम बात करें तो एक महिला जिनका नाम मिलता है गोरा देवी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? गोरा देवी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? चिपको आंदोलन की, जो किससे जुड़ा हुआ है? वन संरक्षण से लेकर जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? गोविंद सागर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, टिहरी बांध। अब बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। यहां पर बात हो रही है सबसे बड़ा जलाशय। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलाशय जो है वो है हीराकुंड। हीराकुंड की यदि हम बात करें तो ये कहां पर, किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। कौन सी नदी पर बना हुआ जलाशय है? तो ध्यान रखिएगा ये महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी? महानदी। ठीक। एक और माही नदी है जो कि आप लोगों को पता है, वो धार क्षेत्र से निकलती है और राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए मुख्य रूप से खंबात की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। बाकी महानदी जो है वो कहां पर प्रवाहित होती है? उड़ीसा में। टिहरी बांध जो कि आप सभी लोगों को पता है कौन सी नदी पर है बच्चों? यह है भागीरथी नदी पर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? पर्यावरण को लेकर यानी कि पर्यावरण में किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर अधिनियम कब लागू किया गया? 1972, 1986, 2002, 1992। तो प्यारे साथियों 1972 में तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। वहीं 1992 में आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक, ये एग्जाम में आता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1992 में। और कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और ये रियो कहां का शहर है? तो ये ब्राजील का शहर है। बाकी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1986। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऐसी कोई सी एग्जाम नहीं है जहां पर यह प्रश्न नहीं पूछा जाता हो। हर एक एग्जाम में यह प्रश्न आता है जो कि एक कॉमन प्रश्न है। 5 जून, 22 अप्रैल, 15 अगस्त, 5 अक्टूबर, हर एक विद्यार्थी को इसका आंसर पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए 5 जून। चलिए अगला प्रश्न है, यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संस्थान है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया यूएनईपी जो है इसका मुख्यालय कहां पर है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो यह कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, तो हम अब इसकी चर्चा करते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। चलो मैं हिंदी में लिख दूं, आप इंग्लिश में लिख लेना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। प्रोग्राम वैसे हिंदी में यदि देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म है। ठीक, वहीं यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो होती है, ध्यान रखना, जून 1972 में। कब होती है? जून 1972 में इसकी स्थापना होती है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका मुख्यालय कहां पर है भाई? वही पूछा जा रहा है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? आप लोगों को बताना है कि जो सतत विकास है इसका उद्देश्य क्या है। केवल आर्थिक विकास, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति, केवल पर्यावरण संरक्षण, केवल सामाजिक न्याय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की क्या करना? पूर्ति करना। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। एजेंडा 21 संबंधित है जैव विविधता से, सतत विकास से, जलवायु परिवर्तन से, प्रदूषण नियंत्रण से। तो एजेंडा 21 का जो संबंध है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है सतत विकास से। किससे है? सतत विकास से इसका संबंध है। चलिए, जैविक खेती में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रासायनिक उर्वरक का, जैविक खाद का, कीटनाशक का, हाइब्रिड बीज का। प्यारे साथियों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारा जो लेवल है वो कहां तक का है, हम कौन सी क्लास तक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, वो है 1 से 5। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अपना जो चैनल है वो कहीं ना कहीं टीएट की एग्जाम के लिए, या फिर हम यूं बात करें तो जो कक्षा 1 से लेके 5 तक के जो शिक्षक हैं उनके लिए मुख्य रूप से ये चैनल बनाया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा लेवल भी नहीं रखना है, क्योंकि वर्ग 1 वर्ग 2 आप लोगों को नहीं, यहाँ पर वर्ग 3 के लिए बेहतरीन और शानदार चीजें पढ़ाई जा रही है। ठीक, तो जैविक खेती में जो प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों वो है जैविक खाद। क्या है? जैविक खाद है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। 21 का बी। चलिए, वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य है। वाटरशेड प्रबंधन जो है इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण है, वन संरक्षण है, मृदा संरक्षण है, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों वाटरशेड प्रबंधन का मतलब जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। 22वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है,
EIA का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि EIA का पूरा नाम क्या है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट एक्ट। तो प्यारे साथियों, EIA का जो फुल फॉर्म है वो है आपके सामने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक, ये एकदम इसका सही जवाब है। चलिए, EIA किस वर्ष भारत में अनिवार्य किया गया था? अभी जस्ट आप लोगों को बताया इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको भारत में कब लागू किया गया था? 1976, 1986, 1994, 2002। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1994। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? 1985 में, 1995 में, 2005, 2015। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1985 में। वहीं गंगा की यदि हम बात करें, गंगा नदी के बारे में, तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में गंगा नदी आती है। वहीं गंगा नदी भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी है। ये आप सभी लोग जानते हैं, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, 1973 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का पहला थीम क्या था? यानी कि 1973 में आयोजित किया गया था पर्यावरण दिवस। उस समय पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, ह्यूमन सेटलमेंट, डेजर्टिफिकेशन या गिव अर्थ अ चांस। तो प्यारे साथियों, 1973 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ओनली वन अर्थ। क्या थी? ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। चलिए, फोबोस और डाइमोस निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? यानी कि फोबोस और डाइमोस आ जाए या फोबोस और डिबोस भी पूछ ले तो ये किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ये जिसके प्राकृतिक उपग्रह हैं वो है मंगल। मंगल जो ग्रह है यहाँ पर किसकी मात्रा ज्यादा है? फेरस यानी कि आयरन। इसीलिए मंगल ग्रह को जिस ग्रह के नाम से जाना जाता है बच्चों, वो याद रखिएगा, लाल ग्रह। ठीक, वहीं शनि ग्रह के बारे में बात करूं तो वलियो का ग्रह किसको कहा जाता है? वलियो। या फिर गैसों का ग्रह किसी के से पूछा जाए तो वो किसको कहा जाता है? शनि को। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कभी सांझ का तारा, सांझ का तारा। ठीक, या फिर आप लोगों से पूछ लिया जाए भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा। तो सांझ का तारा और भोर का तारा जिस ग्रह को कहा जाता है वो है शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। वहीं ग्रहों का ग्रह या फिर गुरुओं का देवता, गुरुओं का देवता किसको कहा जाता है? तो गुरुओं का जो देवता कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, वो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह भी जो है वो है बृहस्पति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा अंग या ऊतक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे शरीर का नेतृत्व करता है? खून, गुर्दा, फेफड़े, दिमाग। तो देखो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं यदि व्यक्ति के अंदर दिमाग नहीं है तो उसके शरीर का नेतृत्व सही से नहीं होगा। तो हमारे शरीर का जो नेतृत्व किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? तो दिमाग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है? अब ये विश्व धरोहर क्या है? तो ये विश्व धरोहर का मतलब होता है यूनेस्को के लिस्ट में शामिल। अब सर ये यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। तो जो ऐतिहासिक चीज है, शैक्षणिक है, वैज्ञानिक है, पुरातात्विक चीजें हैं, उनको एक लिस्ट में शामिल करता है यह संगठन और उनका संरक्षण करता है। तो उसमें शामिल कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व या ऊपर के सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर के सभी। ये सब विश्व धरोहर में शामिल है। जैसे अजंता एलोरा की गुफा ये विश्व धरोहर में शामिल है, ताजमहल शामिल है, ऐसे ही ये भी शामिल है। भारत के छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखो भाई, आप लोगों ने नॉर्मल राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आप लोगों के सामने ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम लेकर आया हूं जो बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब आसानी से आपको मिलेगा नहीं। उत्तराखंड, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो भारत के छोटे राष्ट्रीय उद्यान में से एक है पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। जैसे कि भारत का सबसे छोटा, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, साउथ बटन। कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क। ये कहां पर है भाई? तो साउथ बटन जो है वो है अंडमान और निकोबार में। ऐसे ही जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? ये छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म नेशनल पार्क भाई ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो ये ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो छोटी कैटेगरी में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात की थी 1973 की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं 2023 की। तो 2023 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ए ट्री फॉर पीस, टाइम फॉर नेचर, बीट एयर पोल्यूशन या सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। यानी कि जो प्लास्टिक है उसका एक तरीके से सॉल्यूशन किया जाना चाहिए जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो इसका सही जवाब जो है 31 का वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो प्यारे साथियों यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। पेरियार से संबंधित आपसे कुछ भी पूछ ले, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, पेरियार परियोजना पूछ ले, पेरियार शहर पूछ ले, तो ये सब किस स्थान पर मिलेगा आपको? केरल राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा, उसके बाद है उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो यहां पर इसका सही जवाब जो होने वाला है कि मृगवानी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के किस राज्य में है? तो यह है तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में है, यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 34 कि मुख्य रूप से यदि देखा जाए गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पीठ वाले गिद्ध का घर कोरिंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? मतलब सफेद पीठ वाले गिद्ध हैं वो, उनका जो घर है वो कोरिंगा नेशनल पार्क है, वो कहां कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, या फिर झारखंड में है, या मणिपुर में है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो सफेद पीठ वाले जो गिद्ध हैं जो नेशनल पार्क कौन सा है? कोरिंगा में रहते हैं, वो है आंध्र प्रदेश में। घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ओलिव रिडले कछुए, गेंडे, गिद्ध या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य जिस जानवर के लिए प्रसिद्ध है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसकी यदि हम बात करें तो ये कहां का राजकीय पक्षी है? तो मुख्य रूप से राजस्थान का राजकीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी, पंजाब में हुई थी। तो करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो कौन से राज्य में हुई थी? तो यह हुई थी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है भाई, जरा पढ़िए और सोच समझकर आंसर बताने की कोशिश करिए। प्रश्न है भीमबेटका। अब भीमबेटका कहां पर है? तो सबसे पहली चीज तो भीमबेटका जहां पर है वो है रायसेन शहर, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कौन सी लिस्ट में शामिल है? तो भीमबेटका को भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, यानी कि यह भी यूनेस्को में है, ठीक है। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर मतलब जो चट्टानों पर बने हुए चित्र जो सैकड़ों साल, हजार साल पहले मनुष्य द्वारा बसाए गए थे, यानी कि आदि मानव के द्वारा बसाए गए थे, निम्नलिखित में से किसके अंदर स्थित है? घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, रातापानी टाइगर रिजर्व, बौर टाइगर रिजर्व या करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये मुख्य रूप से जिसके अंतर्गत है भाई वो है रायसेन के अंदर, और रायसेन के अंतर्गत जो है वो है रातापानी टाइगर रिजर्व। चलिए अगला प्रश्न है तोप चांची वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्थान पर है? रांची, मुजफ्फरपुर, पटना, धनबाद। तो तोप चांची वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करें तो ये जिस क्षेत्र में है वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धनबाद, जो कि कहां का शहर है? झारखंड का शहर है। चलिए अगला प्रश्न है अकन्न मासू राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? अकन्न मासू राष्ट्रीय उद्यान जर्मनी में है, चीन में है, दक्षिण कोरिया में है, जापान में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। समसपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब। तो समसपुर अभ्यारण्य जिस प्रदेश में है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1985, 1986, 1987, 1988। तो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जो अधिनियम पारित किया गया था वो है 1986 में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हाथियों की सुरक्षा तथा हाथियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, इससे पहले आपने प्रोजेक्ट टाइगर सुना होगा, अब है प्रोजेक्ट एलिफेंट, कब शुरू किया गया था?
1991, 1992, 1993, 1994। तो प्यारे साथियों, प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1992 में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है? यानी कि भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सुंदरवन है, नीलगिरी है, पचमढ़ी है, नंदा देवी है। तो भारत का पहला वन में रहने वाला जीव, उसके लिए अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, तो वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो होने वाला 44 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी। ठीक, आपसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी पूछे कि कौन सा है, तो नीलगिरी है। पिग्मी हॉग दुनिया में सुअर की सबसे छोटी प्रजाति है। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया आपका कि पिग्मी हॉग किसकी प्रजाति है। ठीक, तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, पिग्मी हॉग किसकी प्रजाति है? तो पिग्मी हॉग जो है वो सुअर की सबसे छोटी प्रजाति है। तो पिग्मी हॉग अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में है? मेघालय, उड़ीसा, केरल, असम। तो पिग्मी हॉग के लिए जो अनुसंधान या फिर प्रजनन केंद्र है, ये भारत के कौन से राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, यानी कि असम। क्या हो जाएगा भाई? 45 नंबर के प्रश्न का जो सही जवाब है वो है असम। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46। 1952 का विशाल कोहरा, जिसे ग्रेट स्मॉग या किलर फोग भी कहा जाता है, किस शहर में घटित हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, कि 1952 में बहुत भयंकर कोहरा घटित हुआ था, जिसे ग्रेट स्मॉग कहा जाता है या फिर किलर फोग भी कहा जाता है। ठीक, तो ये आपसे पूछा जा सकता है किलर फोग की घटना कब घटित हुई थी? तो 1952 में। एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। तो ये कहां की घटना है? लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन या टोक्यो? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 46 का, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लंदन। चलिए अगला प्रश्न है 47। 1964 में स्थापित IUCN रेड लिस्ट किस बारे में जानकारी देती है? अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें के बारे में, खतरनाक पौधों की प्रजातियों के बारे में, लुप्त होती प्रजातियों के बारे में, खतरनाक जीव प्रजातियों के बारे में। तो प्यारे साथियों, ये जिस चीज के बारे में जानकारी देती है वो आपके सामने है लुप्त होती प्रजातियों के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, मड़ई के नाम से प्रसिद्ध सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यानी कि एक्चुअली में मड़ई के नाम से प्रसिद्ध जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मड़ई के नाम से प्रसिद्ध जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो जिस चीज के लिए फेमस है वो है आपका नाम ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक, और सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसी में आप लोगों को मैंने बताया किसके लिए फेमस है, तो यहीं पर आपका पड़ता है पचमढ़ी। ठीक, जो कि एक पर्यटन स्थल है। यहीं पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो एक हाथी अभ्यारण्य भी है, किस राज्य में है? यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो किसके लिए फेमस है? एक हाथी के लिए, यानी कि वहां पर हाथी अभ्यारण्य भी है। असम में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, नागालैंड में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में। तो राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भारत के जिस राज्य में स्थित है बच्चों याद रखिएगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिपुरा। ठीक, तो यहां पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं, लेकिन यहां पर अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास और भी आगे चलेगी। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या इनमें से कोई नहीं? तो कोयले की यदि हम बात करें तो कोयले की अलग अलग गुणवत्ता होती है। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमानस, पीट, इनमें सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है भाई वो होता है एंथ्रेसाइट। और भारत में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है बिटुमानस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 52। निम्नलिखित में से कौन परियोजना हाथी का मूल विभाग है? यानी कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसका जो मूल विभाग है वो कौन सा है? पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, इनमें से कोई नहीं? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो मूल डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट है, वो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न है 53। पश्चिमी घाट क्षेत्र के संरक्षण की सिफारिश पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल द्वारा की गई थी। पैनल के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक तरीके से पश्चिमी घाट क्या है, तो आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था, पश्चिमी घाट एक हॉट स्पॉट है। सर हॉट स्पॉट का मतलब एक बहुत ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो इसके संरक्षण के लिए एक पैनल बैठाया गया था। उस पैनल के अध्यक्ष कौन थे? देवेंद्र पांडे, डॉक्टर माधव गाडगिल, स्वामीनाथन, मुकेश ऋषि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर माधव गाडगिल। 53 का है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 2 से 3%, 7 से 8%, 11 से 12, 15 से 16। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जो दुनिया की प्रजातियों का 7 से 8% हिस्सा यहाँ पर रखता है। ठीक, बाकी सबसे ज्यादा जो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाने वाला वन है वो है अमेजन का वन। चलिए अगला है, भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? यानी कि जो मुख्य रूप से जो एक ही स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं उनकी जातियां ज्यादातर कहां पर है? हिमालय क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में, गंगा के मैदान में या पश्चिमी घाट पर? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिमालय क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आप लोगों को बताना है भाई कौन सा है? दिबांग घाटी है, या फिर आप लोगों के सामने केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है, या फिर आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है भैया कौन सा, कुंभलगढ़ है, या फिर आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये बताना है कि आप लोगों को कि कहां पर है ये। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने वो मुख्य रूप से भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहां पर आप लोगों को मैंने बताया है, और यह है कहां पर? तो भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, जिसे कहीं ना कहीं जंगली गधा वन्यजीव अभ्यारण्य के भी रूप में जाना जाता है, ये गुजरात राज्य में है। गुजरात में भी कहां पर? तो गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है वो कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है ये। चलिए अगला प्रश्न है 57, पर्यावरण की दृष्टि से लैंड लीफ में अपशिष्ट का निपटान करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क क्या है? ठीक, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से लैंडफिल में अपशिष्ट का निपटान करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क क्या है? रिसाइकलिंग फीस है, डंपिंग ड्यूटी है, टिपिंग फ्री है, मटेरियल फ्री है? तो इसका फ्री नहीं, फी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिपिंग फी। क्या है? टिपिंग फी इसका एकदम सही जवाब है। चलिए 57 के बाद है 58, विलुप्त डोडो प्रजाति का पक्षी जो उड़ नहीं सकता था किस देश में पाया जाता है? विलुप्त है यानी कि अब धीरे धीरे नहीं पाया जाता है डोडो प्रजाति का पक्षी जो कि उड़ नहीं सकता, ये कौन से देश में पाया जाता है? मोरक्को, श्रीलंका, मॉरिशस, भारत? तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉरिशस। इकोलॉजी एस ए सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? यानी कि इकोलॉजी एज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? चिपको आंदोलन का, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, अप्पिको आंदोलन? प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिपको आंदोलन का ये स्लोगन था। चलिए, फिश मील प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिजों का अच्छा स्रोत है, इसका व्यापक रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जैविक खाद के लिए, रासायनिक खाद के लिए, विटामिन के लिए, दवाई के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैविक खाद के लिए। चलिए, ग्लोबल 200 क्या है? तो ग्लोबल 200 फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट, यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहर की लिस्ट, विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर, या WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट? तो प्यारे साथियों यहां पर 61 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में तय किया गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से, जैव विविधता से, स्थिरता से, जलवायु परिवर्तन से? तो इसका सही जवाब जो है वो है स्थिरता से। ठीक, स्थिरता के साथ साथ कहीं ना कहीं सतत विकास को आगे बढ़ाना। 2016 में WRI यानी कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन वाले देशों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत, ब्राजील, चीन, अमेरिका? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन। चलिए, DDT कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? वायु, जल, मिट्टी या उपरोक्त सभी? तो DDT के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है एक विषैला पदार्थ है जो कि है उपरोक्त सभी। चलिए भैया, आप लोगों को जिस तरह से बताया था कि आज की इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं, तो उसके अंतर्गत पूरे टोटल हमने 65 प्रश्न को कवर किया है, यानी कि इसके साथ ही आपके टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे? 65 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, चलो पढ़ते हैं इसको। NBWL यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वर्ल्ड
लाइफ भारत में वन्य जीवों से संबंधित सभी मामलों के लिए वैधानिक निकाय है। इसका गठन कब किया गया था? 2001, 1992, 1972, 2003। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 65 का डी यानी कि 2003। प्यारे साथियों, पूरे जो 65 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हैं, यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें। और आप लोगों को देखा गया है कि आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं। प्यारे साथियों, यदि क्लास पसंद आती है तो क्लास को शेयर करें। और अभी तक आपने अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।